गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अपने हिस्ट्री के 6 चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे द्वारा पेज नंबर 81 से अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर हमने अभी तक जो पढ़ा था, जिसके अंतर्गत पेज नंबर 80 पर आपके काबुल का अध्ययन किया था। काबुल एक राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और पश्चिम एशिया से आने वाले महत्वपूर्ण व्यापारी या जो आक्रमणकारी होते थे वो इन्हीं रास्तों के तहत हमारे देश में प्रवेश करते थे। फिर इसके बाद अब हम शिल्प कला के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं पेज नंबर 81 से। शिल्प कला के अंतर्गत हमारे जो कारीगर वगैरह थे उनकी महत्वपूर्ण कारीगरी, जिसके न सिर्फ भारत में ही बहुत अधिक फैन थे या बहुत अधिक उनका महत्वपूर्ण कलाकृतियों के निर्माण में योगदान होता था, बल्कि विदेशियों के लिए भी वे कला महत्वपूर्ण होती थी, वे वस्तुएं महत्वपूर्ण होती थी। चलो बच्चों, कौन कौन से नगर इसके अंतर्गत फेमस थे, कौन कौन सी कारीगरियाँ फेमस थी, आपको अच्छे से पता है। भारत प्राचीन काल से सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ के व्यापारी दूर दराज के क्षेत्रों में अपने यहाँ की बनी हुई वस्तुओं को ले जाकर बेचते थे, जिनमें सूती कपड़ा और इनके बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तांबे पीतल के बर्तन, ये सब फेमस थे। तो आज अपन इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। नगरों में शिल्प। बीदर आपके है ना, जो एक बहुत फेमस जगह थी। वहाँ के शिल्पकार तांबे और चांदी की जड़ाई के कामों के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। मतलब बीदर के शिल्पकारों के द्वारा तांबे और चांदी की जड़ाई के काम किया जाता था, और उसके कारण ये तांबे और चांदी की जड़ाई का जो काम था ना, इसे बीदरी कहने लग गए। पांचाल के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय, विश्वकर्मा हमारे देवता भी हैं शिल्पकला के अंतर्गत। महाभारत जब आपने देखी होगी या महाभारत के बारे में सुनते हो, तो विश्वकर्मा के द्वारा महलों का निर्माण करने, पांडवों के महलों के निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप है ना, ये एक समुदाय था। इसके अंतर्गत विश्वकर्मा जो समुदाय था वो मुख्य रूप से, उसमें कौन कौन शामिल होते थे? सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई, इनको शामिल किया जाता था। और इन 5 कारीगरों के मेल को पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय कहा जाता था। मंदिरों के निर्माण के लिए ये आवश्यक थे। इसके अलावा ये जो विश्वकर्मा समुदाय के कारीगर होते थे, इसके अलावा राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते थे। इसी प्रकार से सालियार या कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। देखो बेटा, एक तो बीदरी नाम नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, एक विश्वकर्मा समुदाय नोट कर लो। बीदरी जो है, तांबे और चांदी में मिक्स करके, तांबे और चांदी को मिक्स करके जो कार्य किया जाता था, जड़ाई का काम किया जाता था, उसे बीदरी के नाम से जाना जाता था। और ये कौन करते थे कार्य? बीदर के शिल्पकार। और दूसरा विश्वकर्मा समुदाय, इसमें 5 जो हैं तरह के कारीगर होते थे, जिनके नाम सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई थे। ये मंदिर और बड़े बड़े राजभवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। और फिर सालियार और कोलार जैसे बुनकर, ये नाम नोट कर लेना। ये कौन थे? बुनकर थे। बुनकर से मतलब कपड़े को बनाने वाले। जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य, जैसे कपास को साफ करना, कातना, रंगना, स्वतंत्र व्यवसाय बन चुके थे। इनके लिए भी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। देखो, एक तो आपने पढ़ा है शिल्पकारी का काम, जो आपके किसी भी बर्तन के ऊपर जड़ाई के काम के अंतर्गत आती थी। दूसरा समुदाय आपने ऐसा पढ़ा है जो मंदिर, राजमहल, बिल्डिंग, जलाशय या इस तरह की चीज़ों का निर्माण करता था, जिसे विश्वकर्मा समुदाय कहते थे। और तीसरा आपने पढ़ा बुनकर समुदाय। बुनकर समुदाय के अंतर्गत सालियार
और कैक्कोलार जैसे समुदायों का नाम पड़ा है। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर 2 चित्र भी बने हुए हैं, देखो। एक तो है पीतल के इस मोमबत्ती दान पर। ये मोमबत्ती कैंडल स्टैंड है जिस पर काला आवरण है। देखो, काले आवरण के साथ साथ चांदी जैसे चमक भी है ना, तो ये चांदी और तांबे दोनों को मिक्स करके जड़ाई का काम इस पीतल दान पर किया गया है। और नीचे एक शॉल का बॉर्डर बना हुआ है, देखो कितना बारीक काम है, पश्मीने का सा शॉल लग रहा है आपके। इस कार्य को करने वाले इन ऐसी वस्तुओं की डिमांड जो थी वर्ल्ड में बहुत अधिक रहती थी। और ये हाथ के काम के अंतर्गत आता था, हैंडवर्क के अंतर्गत आता था, मशीनों के द्वारा नहीं किया जाता था। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं, पेज नंबर 82 पर। यहाँ पर शहरों के बदलते हुए भाग्य दिखाए गए हैं। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद आज भी बहुत फेमस है सूती वस्त्र की मिलों के लिए। गुजरात जैसे कुछ बड़े नगर व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर जो पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए थे। तंजावुर के बारे में अपन ने पढ़ा था ना, जो आपके दक्षिण भारत के अंदर महत्वपूर्ण नगर था, चोल राज्यों की राजधानी था, जो उस नगर का महत्व समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। और नए नगरों का निर्माण और नए नगरों का विस्तार, साथ में नए नगरों की महत्ता बढ़ने लगी थी, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है उसका महत्व बढ़ गया था। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद एक फेमस पत्तन था बच्चों। पत्तन मतलब बंदरगाह था, जहाँ पर व्यापारी लोग आने जाने लगे थे या माल को उतारने लगे थे। भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। ये 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान इसका सितारा भी डूब गया था। मतलब एक ही शताब्दी के अंदर इसकी महत्ता खत्म होने लग गई थी, क्योंकि यहाँ के बुनकर जो थे इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता करने में टिक नहीं पाए थे। अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा हम्पी, मसूलीपट्टम और सूरत। नज़दीक से एक नज़र। सबसे पहले हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी जो था ना बेटा, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित था। यह नगर जो था 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। ये नोट कर लेना लाइन, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य अपने दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था विजयनगर, उसके केंद्र स्थल में था, मतलब एक तरह से उसकी राजधानी थी। हम्पी के शानदार खंडरों से पता लगता है कि उस शहर की किलेबंदी कितनी उच्च कोटि की थी। यहाँ पर देखो बेटा एक चित्र सा बना हुआ है नीचे, जिसमें ईंटें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ईंटों के बीच में किसी भी तरह का कोई प्लास्टर या किसी तरह का भी कुछ है ना, मतलब जिनसे इनको जोड़ा गया है, ऐसी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब ये ईंटें एक के ऊपर एक, या ये पत्थर हैं क्या हैं, जो भी हैं, दीवार जो बनी हुई है, ये एक दूसरे से किस तरह से एक के ऊपर एक खड़ी है, इसका अपन पढ़ते हैं। उस शहर हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे या चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था, और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूथा गया था। मतलब इतनी उच्च क्वालिटी की टेक्निक थी कि दीवार बनाने के लिए किसी भी प्रकार के मसाले की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि आपस में ईंटों को या पत्थरों को इस तरह से जोड़ा जाता था कि वो लंबे समय तक मजबूती के साथ खड़े रहते थे। अब देखो ये जो खंडर थे ना, इसके लिए एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेंज ने क्या लिखा है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ अपने। एक किलाबंद नगर, इसके लिए हम्पी के इस नगर के बारे में ही लिखा गया है। ये जो चित्र बना हुआ है इसके बारे में ही कहा गया है। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार से किया था। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं,
फिर से पढ़ रही हूँ मैं। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध मतलब मजबूत दीवार जिसे कहते हैं, प्राचीरबद्ध पत्थरों से जो बनी हुई है, नगर बसा रखा था जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत ही मजबूत राजा के जो कारीगर थे ना, उन्हें कहेंगे राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में मतलब देश के अन्य भागों में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। उसके भीतरी उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें चपटी सपाट होती हैं। आपके विचार में यही नगर किलेबंद क्यों था? बेटा इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। यहाँ साइड में कुछ और भी जानकारी दे रखी है, पहले अपन उसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे का बढ़ेंगे। अपने साइड में लिखा हुआ है, अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों और नहरों के निर्माण में काफ़ी अधिक रुचि ली थी। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किया गया था। ये बेटा नोट करो, नाम माल नदी पर जो है 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किया गया था। कृष्णदेव राय ने भी 2 पहाड़ियों के बीच में एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया था। 2 पहाड़ियों के बीच में पत्थर का बांध बनवाया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। और किसके लिए? एक विशाल झील के निर्माण के लिए, जहाँ से जल को जल सेतु और नहरों के द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुँचाया जाता था। यहाँ एक चित्र भी बना हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें, हम्पी के विशाल मंदिर का पत्थर का बना हुआ रथ है ये। इस रथ के पहिए वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये पूरा का पूरा पत्थर से निर्मित है। कितने कलात्मक ढंग से पत्थरों को जोड़ा गया है आपस में, ये देखने लायक चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। वो अपनी इसमें हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद होते थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष होते थे। स्तंभ मतलब पिलर। विशाल कक्ष होते थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए अलग अलग आले बने हुए होते थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी होते थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने होते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम सौदागर, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर जो थे सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। यहाँ पर मंदिर शब्द को नोट कर लेना बेटा। इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में हम्पी की वास्तुकला शब्द को नोट कर लेना। अब मंदिर के बारे में सामान्य जानकारी और वो मंदिरों की विशेष जानकारी यहाँ पर अपने को पढ़ने को मिलेगी। हम्पी के मंदिर जो थे सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। देवदासियाँ मतलब जो मंदिर में पूजा कर देवदासियाँ होती थी। वहाँ पर विरूपाक्ष किसे कहा गया है? शिव को। विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थीं। देवदासियाँ जो होती थी जो मंदिर में ही रहकर अपने जीवन को निकालती थीं, उनके द्वारा विशेष पर्वों पर या जो आयोजन किए जाते थे मंदिरों में, उनमें देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। महानवमी का पर्व, ये नोट कर लो बेटा नाम। हम्पी संस्कृति में महानवमी का जो पर्व था वो महत्वपूर्ण माना जाता था। उसका सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से किया जाता था। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण के नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था।
पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है। मंच मतलब स्टेज। उस स्टेज को खोज निकाला है जहाँ से राजा अपने अतिथियों का आदर सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था, और वहीं से विराजमान होकर राजा नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्खनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, ये पांचों नाम नोट कर लो बेटा। 1565 में दक्खनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का भी विनाश हो गया था। चलो बेटा, आज के लिए अपना इतना ही पढ़ेंगे। ये पांचों नाम जो दक्षिण भारत के विशाल साम्राज्य थे, इनके द्वारा ही विजयनगर का साथ मिलकर आक्रमण किया गया, जिससे कि उसका विनाश हो गया था या उस साम्राज्य का अंत हो गया था। थैंक यू बेटा।